हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घर पर हैं और स्वस्थ हैं। तो आप कहेंगे घर पर तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है। खैर, सभी के हालात कुछ बिगड़े हुए हैं। हालात ही और माहौल में ही जहर फैला हुआ है आज के। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं द लिविंग वर्ल्ड के बाद लिविंग वर्ल्ड के टोटल 5 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल बायोफिलिक SRM पे ही। तो उसके बाद ही एक और बेसिक लेक्चर आपको बायोलॉजी में मिलने जा रहा है जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बायोलॉजी के आपका बेस फॉर्म करेगा। क्योंकि एक सेल से कई सारी सेल्स कैसे बनती हैं, वो सेल की लाइफ कैसे है, वो सेल का लाइफ स्पैन कैसे है, सेल कैसे जीती है और कैसे मरती है, यहाँ तक कि पूरी कहानी किस चैप्टर में आपको बयां की जाएगी। मतलब एक सेल की बायोग्राफी आपको बताने वाला ये चैप्टर है, ऐसे आप कह सकते हो। और ये चैप्टर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका फेवरेट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स जिससे आप डरते हो, खैर हमारे पढ़ाने के बाद आप उसका डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे 6 से 7 चैप्टर हैं जहाँ पे इसके कंसेप्ट आपको वहाँ पे आने चाहिए। और ये चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आसानी से उन चैप्टर को आप क्लियर कर पाएंगे, उनके क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, पर्टिकुलरली बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल सबसे पहले हम डील करते हैं। तो सेल साइकिल मतलब एक्चुअली क्या, एक सेल पैदा होने से लेकर जब तक उसकी लाइफ स्पैन है उनमें कौन कौन से इवेंट से गुजरती है, उन इवेंट्स को अगर हम टोटली लेंगे, सम कर देंगे, पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, ऐसे सब इवेंट को अगर कंसिडर करेंगे तो कहलाएंगे हम सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने बताया इवेंट 1, इवेंट 2, ऐसे कई सारे इवेंट हो सकते हैं। उसमें से पहली इवेंट होती है इंटरफेज़। ये इंटरफेज़ एक्चुअली में क्या होती है, ये इंटरफेज़ एक डिवीजन फेज से कैसे अलग होती है। मतलब एक दूसरी फेज़ आती है सेल साइकिल के अंदर। मतलब सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होंगे, पहली इंटरफेज़, दूसरी डिवीजन फेज़। ये इंटरफेज़ क्या है और वो किस तरह से, किस मायने में डिवीजन फेज से अलग है, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। फिर बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस एक्चुअली में होता क्या है, मतलब माइटोसिस एक्चुअली ग्रोथ है। एक सेल ने ग्रो किया, अपने नंबर को बढ़ाया, डिवाइड किया। मतलब सेल को ग्रो करने का, सेल को नंबर बढ़ाने का एक जरिया है माइटोसिस। उस माइटोसिस का महत्व यही है कि वो ग्रोथ, रीजनरेशन, रिपेयरिंग, हीलिंग कई सारे में काम आता है एक माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन। दूसरा एक डिवीजन होता है मियोसिस। मतलब सेल डिवाइड 2 तरीके से कर सकती है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, माइटोसिस, बाइनरी फिजन, लेकिन जितना NCERT में आपके दिया हुआ है ना उतना हम फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी बाइनरी फिजन वो जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आता जाएगा मैं वहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊँगा। और मियोसिस के बारे में बताया, मियोसिस ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। whereas माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पे मियोसिस को लेकर कई लोगों में, कई स्टूडेंट में मिसकंसेप्शंस हैं। अगर मैं पूछूं मियोसिस किन सेल्स में होता है तो सीधे सीधे कह देंगे जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स क्या है बताओ बोले तो बोलेंगे स्पर्म एंड ओवम। अरे भाई, जब स्पर्म एंड ओवम खुद हैप्लॉइड हैं तो हैप्लॉइड की प्लॉइडी फिर क्या चेंज कर सकते हो, तो होगा ना कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आप कह रहे हो एक तरफ जर्म सेल ही स्पर्म एंड ओवम है ऐसे कह रहे हो, और ये भी कह रहे हो कि जर्म सेल के अंदर ही मियोसिस होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट लैक कर रहे हैं। क्या जर्म सेल ही स्पर्म एंड ओवम है? क्या सिर्फ जर्म सेल में मियोसिस होता है? क्या जर्म सेल में माइटोसिस हो सकता है? क्या कोई डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है, या फिर कोई हॉप्लॉइड सेल में ये चांस है कि मियोसिस हो? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मिलने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और लास्ट में हम डील करेंगे कुछ प्रैक्टिस MCQs, मतलब जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या नहीं, ये हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसा मैंने बताया लाइफ स्पैन क्या होती है। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन देखोगे, किसी इंसान की लाइफ स्पैन देखो तो आप क्या होगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मतलब पैदा होने से लेकर उसके नेचुरल डेथ आने के बीच का जो वक्त है उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है। उसी तरह सेल को अप्लाई करो। मतलब एक सेल जब आई और जब मर गई उसके बीच में कई सारी इवेंट्स जो शो करती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो देखने को मिलती है, उन सभी इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में क्या क्या होता है, सेल ग्रो कर सकती है, सेलुलर एक्टिविटी कर सकती है, एंड डिवीजन ऑफ द सेल। सेल ग्रो करना मतलब अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाती है। सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल जिस काम के लिए बनाई गई है वो काम करती है। मान लो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का क्या है, इम्पल्स कंडक्शन करना, उन अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, सेंसिटिविटी करना। तो ये सारी चीज़ें सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं और अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ द सेल।
और कुछ सेल डिवाइड नहीं करते, जैसे कि नर्व सेल्स। वो क्यों नहीं डिवाइड करते, चीज़ें क्या होती हैं, ये सब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेल साइकिल में मैंने आपको शुरू में ही बताया 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, पहली फेज इंटरफेज और दूसरी होती है डिवीजन फेज। इंटरफेज में बात करेंगे। इंटरफेज अगर आप किसी सस्ती किताब से पढ़ेंगे या फिर कोई किसी एजुकेटर से पढ़ेंगे तो ज़्यादातर ये बताया जाता है कि इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज होती है, लेकिन एक्चुअल में इंटरफेज को रेस्टिंग फेज किस मायने में कहा गया है ये आपको पता होना ज़रूरी है। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, मतलब यहाँ पे एक सेल ने डिवाइड किया, ये डिवाइड करके 2 सेल बन गए। अब ये सेल डिवीजन कब करेगी, मान लो 10 घंटे के बाद डिवीजन किया, मतलब आप डिवीजन करने के बाद 10 घंटे के बाद सेल फिर से डिवाइड हो रही है, ये बीच में का जो पीरियड होता है ना उसी को इंटरफेज कहते हैं। इंटर मतलब बीच का, फेज मतलब 2 डिवीजन फेज में के बीच का कोई फेज है इंटरफेज। इट इज़ द टाइम व्हेन द सेल ग्रोज एंड एंगेजेस इन डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मतलब अगर सही मायने में पूछोगे तो इंटरफेज सेल की एक्टिविटी करने के लिए प्रमोट करता है। कैसे, तो देखो बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, तो वो जब डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो किस फेज में हैं बोलेंगे, सेल साइकिल के इंटरफेज में। अगर सेल जनरल एक्टिविटी शो कर रही है तो हम कहेंगे सेल साइकिल के इंटरफेज नाम के फेज के अंदर सेल मौजूद है। अगर सेल डिवाइड कर रही है तो हम कहेंगे सेल साइकिल के डिवीजन फेज के अंदर वो सेल मौजूद है। लेकिन जब बीटा सेल्स फंक्शन कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तब मैं कहूँगा कि वो इंटरफेज में, मतलब जितनी भी सेल्स जो कोई अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर रही हैं वो सेल साइकिल के किस में होती हैं, वो एक्चुअल में होती है इंटरफेज के अंदर। तो फिर इंटरफेज कितना लंबा हो सकता है, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना, तो इसका ड्यूरेशन सही मायने में बताना एक्चुअली सही नहीं है। एक्चुअली इंटरफेज ड्यूरेशन इज हाईली वेरिएबल, मतलब सेल टू सेल टाइप वेरी करता रहता है। पैनक्रियाज के सेल का अलग होगा, लीवर के सेल्स का अलग होगा, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर सकता है। ये कुछ वीक तक हो सकता है, कुछ हफ्तों तक होता है, या फिर इंटरफेज लाइफ टाइम तक रह सकती है। लाइफ टाइम का मतलब मेरा सुनिए, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक सेल है यहाँ पे, पहले इस सेल से मान लो न्यूरॉन बन गए, नर्व सेल बनी, ये नर्व सेल आप सिर्फ एक्टिविटी करिए, आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, मतलब ये कभी डिवीजन फेज में जा नहीं सकती, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए इंटरफेज में ही मौजूद रहेगी। यानी कुछ सेल ऐसे हैं जो इंटरफेज में ही रहते हैं हमेशा, उनकी ज़िंदगी में, उनके पूरे लाइफ स्पैन में कभी डिवीजन फेज उनको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब एक्टिविटी जो करती है वो इंटरफेज में। यहाँ से ये कहना सही होगा क्या, द सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन इंटरफेज। इंटरफेज में सेल बहुत ज़्यादा समय बिताती है, एक्टिविटी वहीं करती है। वो कौन सी एक्टिविटी है, इट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच इट डबल्स इन साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब मान लो सेल को डिवाइड करना है, आगे डिवीजन फेज में जाना है, इंटरफेज, कुछ सेल की बात कर रहा हूँ, सभी सेल की नहीं। डिवीजन फेज, इंटरफेज के बाद में फिर से डिवीजन फेज आने वाले, इंटरफेज में ही डिवीजन की सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है। सारी तैयारी मतलब क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन, और सारी की सारी जो सेलुलर एक्टिविटी मैंने बताया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन बनाना है, नर्व सेल्स कंडक्ट कराना है, हार्ट सेल कार्डियक सेल्स है, और मसल सेल हो कॉन्ट्रैक्शन करना है, उनको रिलैक्सेशन करना है, वो सारी एक्टिविटी। और यही वो फेज़ है जहाँ पे सेल डिवीजन यानी कि नेक्स्ट डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो इंटरफेज के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। बाद में बात करते हैं यम फेज़ के बारे में। यम फेज़ का नाम देखो, यम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। और मैंने क्या बताया, डिवीजन होने के 2 तरीके, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। तो यम फेज़ दोनों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि यम फेज़ सिर्फ माइटोटिक फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। यम फेज़ एक बड़ा टर्म है जिसमें माइटोसिस होगा तो उसको माइटोसिस फेज़ कहोगे यानी डिवीजन फेज़, और जिन सेल में मियोसिस होगा आप वहाँ पे मियोटिक फेज़ वहाँ पे कह सकते हो। इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, मतलब सेल ने जितनी प्रिपरेशन करनी थी, जितनी एक्टिविटी शो करनी थी, सब इंटरफेज में शो की। अब वो सेल आ रही है डिवीजन फेज में, और डिवीजन फेज बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान लो 24 आवर्स में अगर ह्यूमन सेल आज एक थी तो दूसरे दिन 2 बन रहे, मतलब 24 आवर्स के बाद में, तो डिवीजन होने के लिए जो समय लग रहा है ना सिर्फ 1 घंटे का है। मतलब 1 से 23 घंटे के अंदर सेल सिर्फ प्रिपेयर कर रही है, इंटरफेज में एक्टिविटी कर रही है, लास्ट 24 आवर में वो सेल डिवाइड कर रही है। मतलब टोटल अगर उसकी लाइफ स्पैन 24 आवर की माने, सेल साइकिल 24 आवर की माने, तो 23 आवर यानी कि 95% टाइम वो कहाँ पे स्पेंड कर रही है, इंटरफेज के अंदर। ओनली 5 to 6% टाइम वो डिवीजन फेज के अंदर वहाँ पे स्पेंड कर रही है। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड इनटू 2 न्यूक्लिया। पहले क्या होता है इंटरफेज में, ये क्रोमोसोम इस तरह से हुआ करता था, इसको डबल बनाते हैं हम यहाँ पे। अब इसको डबल बनाया इंटरफेज के अंदर, जब डबल आपने बना लिया तो इसको हाफ भी तो करना पड़ेगा। ये हाफ करने का ही एक्चुअली होता है
डिवीजन में, एम फेज में, माइटोटिक फेज के अंदर। इसमें क्या होता है, बोथ दिस फेजेस यानी इंटरफेज और एम फेज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड जेनेटिकली अंडर कंट्रोल, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट सेल्स। वहाँ पे सेल साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही फेज आती है, वो फेज होती है इंटरफेज, उनके बीच में डिवीजन फेज नहीं होती। अगर डिवीजन फेज होती तो डिवाइड करते, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं मतलब डिवीजन फेज है नहीं। इंटरफेज इज बेसिकली प्रिपरेटरी फेज, मैंने बताया आपको, इट प्रिपेयर द सेल सब्सिक्वेंट फॉर डिवीजन। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज विच आर प्रिपरेटरी टू सेल डिवीजन, मतलब इंटरफेज के अंदर एक कई सारे इवेंट होते हैं, उसमें से 3 इवेंट जो आपको याद रखने हैं। पहला, रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब आप एक सेल से यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 सेल बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपके पास 2 रुपए हैं और आपके जितने ही रुपए आप सामने वाले को बांटने की, 2 लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले आपको क्या करना होगा, आपके 2 के 4 करने पड़ेंगे, फिर 2 इसे ऐसे करके बांटना पड़ेगा, तब जाकर आपका इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है। तो इसके लिए रेप्लिकेशन यानी अपने कंटेंट को आपने डबल किया। और दूसरा, इस कंटेंट को डबल करने के बाद क्रोमोसोम को ब्रेक करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आएंगे, सेंट्रियोल से आएंगे, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमें करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में करने की जरूरत होती है। रेप्लिकेशन तो सब सेल में होगा, लिविंग सेल हर एक सेल में रेप्लिकेशन होगा डिवीजन करना है तो, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन मतलब एक सेंट्रियोल ने अपने जैसी कॉपी बनाई, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होगा, क्योंकि एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सेंट्रियोल का होना। तीसरा इवेंट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, वेरियस एंजाइम, प्रोटीन्स एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने होंगे, कई सारे प्रोटीन बनाओगे ताकि डिवीजन में क्रोमोसोम को सेपरेट किया जा सके, साइटोकाइनेसिस किया जा सके, सारी डिवीजन को जो तैयारियाँ होती है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है 1 दिन का देने के लिए, लेकिन आपको प्रिपरेशन आपको कई सालों से करनी पड़ती है। उसी तरह इंटरफेज बहुत लंबा फेज होता है, ये प्रिपरेटरी फेज होता है। सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे एक्वायर करके जानी होती है, तब जाकर वहाँ पे आप फिल्टर आउट होंगे और आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर ऑब्वियस दैट इंटरफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। यहाँ पे कहा इंटरफेज एक्चुअली में क्या है, प्रिपरेशन, और किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए प्रिपरेशन जरूरी होती है, इसलिए इंटरफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है। अब सुनो, मैंने आपको एक चीज़ बताई, जो सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल है उसको हमने 2 में डिवाइड किया, 2 फेजेस में, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। अब इंटरफेज में अपने आप में 3 फेजेस हैं, मतलब इंटरफेज के कुछ फेजेस में जैसे एक्टिविटी हो रही है उसको हमने G1 फेज कहा। मतलब इंटरफेज, उसके अंदर अपने आप में 3 फेजेस, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में जो होता है, हम बात करेंगे आगे क्या होता है, कुछ प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, और इंटरफेज की S फेज के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में आगे के प्रोटीन वहाँ पे बनते हैं। तो मतलब अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आपको नोट करनी ज़रूरी है। सेल्स के साइकिल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फेजेस, पहली इंटरफेज और एक्चुअल डिवीजन फेज यानी कि यम फेज। और इंटरफेज में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर फेजेस किए हैं। प्रोटीन अगर बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन हो रहा है कुछ ऑर्गेनल्स का, तो उसे कहा G1 फेज। इंटरफेज का ऐसा फेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, वो ऐसा फेज, उसको हमने S फेज कहा। और G2 फेज में कुछ आगे के ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होंगे, उन सारे फेजेस को हमने कहा G2 फेज। तो आई होप मैं कामयाब रहा आपको ये समझाने में। तो देखिए यहाँ पे सेल साइकिल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये पूरा का पूरा अगर सेल साइकिल मान ली जाए तो सेल साइकिल के अंदर ये जो पहले 3 हैं ये होगा इंटरफेज, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है इंटरफेज, और ये छोटा सा डॉट होता है एम फेज यानी कि एक्चुअल डिवीजन फेज। और इंटरफेज को ही हमने फर्दर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में डिवाइड किया है। G1 फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, नॉर्मल एक्टिविटीज को एरिवेट करेगी, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होंगे। S फेज में DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। G2 फेज में सेल ग्रो करेगी एंड माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करेगी। और ये पूरा एम फेज को हमने फर्दर फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। मतलब ये सेल ऐसे बनी हुई है, इसको साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना और 2 नए सेल्स का बनाना। तो इस तरह से हमने इन बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया है। आगे हम बात करेंगे S फेज में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, इन डिटेल बात करेंगे कौन से प्रोटीन बन रहे हैं, फिर वहाँ से हम M फेज की तरफ बढ़ जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक आपको लग सकता है और इसके इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो नोट्स आप बेहतर बनाइए, कुछ क्वेश्चन हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।